बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग UHS 2024 में जो केमिस्ट्री का पोर्शन हुआ है इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे, दिस वाज द हेल ईजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ MD-CAT। मतलब कोई MCQs ऐसा नहीं है जिस पे तमाम के तमाम बच्चे जो है वो फंस सकें। लिटरली ईजीएस्ट एवर पेपर ये मैंने केमिस्ट्री का अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी होश के अंदर देखा हुआ है। बच्चे MCQs देखते हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कितने कितने मार्क्स आप लोगों ने ऑब्टेन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया कि नंबर ऑफ़ मोल्स इन एन एलिमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बच्चे देखें, नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो बराबर होते हैं मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम ओवर मोलर मैस। मतलब ये कि नंबर ऑफ़ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशन होगा मैस ऑफ एलिमेंट्स के साथ। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा है। अगर आप लोग सोचते हैं चार्ली ऑप्शन, बच्चे मोलर मैस ऑफ एन एलिमेंट नाम ही जाहिर कर रहा है इट इज़ द मैस ऑफ वन मोल ऑफ एन एलिमेंट। मोलर मैस एक मोल के मैस को जो है वो बोला जाता है। इसी तरह से एम्पिरिकल फार्मूला मैस जितना मर्जी चाहे आप लोग 2 मोल्स लें, मतलब मैं कहता हूँ बेंजीन के मैंने 2 मोल्स लिए, तो अगर 2 मोल्स ले भी लूँ तो C12 H12 हो भी जाए तो अगेन आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला तो CH ही रहेगा ना, एम्पिरिकल फार्मूला मैस। इसी तरह से फार्मूला यूनिट मैस भी जो है वो हमारे पास हमेशा सेम ही रहेगा। नंबर ऑफ़ मोल्स जितने मर्जी बढ़ते जाएं, लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ, मैस ऑफ एन एलिमेंट। इसका राइट ऑप्शन अल्फा है। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 70, द टाइप एंड रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोप इन एन एलिमेंट कैन बी फाउंड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 3, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। अब बच्चे मुझे नहीं समझ आती कि क्या इन्हें लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टेशियोमेट्री से क्वेश्चन ही बनाने नहीं आते थे, या मतलब क्या है कि इन्होंने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से उठाकर ही आप लोगों को 3 MCQs दे दिए। क्वेश्चन नंबर 70B, 71B, 72B, खैर जो भी क्वेश्चन आए इनको आंसर करते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। बच्चे, एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का डिपेंड करता है कि उसके आइसोटॉप्स कितने हैं, उन आइसोटॉप्स का मैस कितना है और उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 40 आएगा। क्वेश्चन नंबर 72, ये तो मशहूर ज़माना क्वेश्चन पूछा जाता है FSC के अंदर कि किसी भी इंडिविजुअल एटम इन द सैम्पल ऑफ नियॉन का मैस है वो 20.18 MU नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज़ द एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ द नियॉन। आप लोग कहते हैं कि देखिए हमारे पास इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, 20 है, 21 है, 22 है। 20 की परसेंटेज 90.92 है, इसकी 2 पॉइंट समथिंग है, इसी तरह से इसकी 8 पॉइंट समथिंग है। फिर आप लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो आप लोगों के पास जो है वो उसकी एवरेज एटॉमिक मैस निकल आती है 20.1 AMU। लेकिन किसी भी एक इंडिविजुअल सैम्पल के अंदर इंडिविजुअल आइटम का जो मैस होगा वो 20.18 MU नहीं होगा, वो या तो 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा। लेकिन ओवरऑल हम लोग कहते हैं कि इसका मैस जो है वो 20.18 MU होता है, क्योंकि हम लोग एवरेज निकाल कर जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब बच्चे उसके बाद 73 था द पी ऑर्बिटल हैज़। बच्चे पी की शेप होती है डम्बल लाइक और ये बाइलोब्ड होता है। इसमें एक ये वाला लोब होगा और एक ये लोब होगा, तो इसका आंसर होगा 2 लोब्स। क्वेश्चन नंबर 74 के करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन क्या है। बच्चे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। आपने सिंपली आइडेंटिफाई करना था कि किसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, तो वह 40 ऑप्शन थी। अल्फ़ा ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बीटा में आप लोगों को ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है और डेल्टा के अंदर आप लोगों को बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई। क्वेश्चन नंबर 75, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। बच्चे, गैस आइडियल होगी, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एब्सेंट होती हैं। अगर आप लोगों ने वीक लगाया तो वो गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, द करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन इज़। बच्चे, ये भी मशहूर ज़माना PV = NRT। द रियल गैसेज, मतलब जो नॉन आइडियल गैसेज हैं, दे शो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट। बच्चे, नॉन आइडियल गैस तब होती है जब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं। आपने ये बताना था कि कब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। तो बच्चे, प्रेशर आप लोग हाई करते हैं, हाई प्रेशर करने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन निकाल दें लो प्रेशर, और अल्फ़ा ऑप्शन भी निकाल दें लो प्रेशर। अब बच्चे, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से,
तो अगर ये दो मालिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ये एक दूसरे के नज़दीक से बहुत तेज़ी से, जैसे मैं तो अक्सर बोलता हूँ, शूं करके एक दूसरे के पास से गुजर जाती हैं और इन्हें टाइम ही नहीं मिलता कि आपस में ये इंटरमालिकुलर फोर्सेस डेवलप कर सकें। लेकिन अगर लो टेम्परेचर होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, इनके पास इतना टाइम होगा कि वो इंटरमालिकुलर फोर्सेस डेवलप कर सकेंगे। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर इंटरमालिकुलर फोर्सेस डेवलप होंगे और हम लोग बोलेंगे वो नॉन आइडियल बिहेवियर जो वो शो करती हैं। इसका राइट ऑप्शन 4 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 78, इन ऑर्डर टू बॉयल द वाटर एट 110 डिग्री सेल्सियस एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। बच्चे देखें 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस जब 762 प्रेशर हो तो बॉइलिंग पॉइंट जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और हम लोग पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का और एक्सटर्नल प्रेशर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा के आपको 110 डिग्री सेल्सियस दे दिया और पूछा है कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना होना चाहिए, तो बच्चे वो 100 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब 760 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो अल्फ़ा ऑप्शन भी गलत है। 200 से 760, चार्ली के अंदर भी कम है, डेल्टा के अंदर भी कम है, सिर्फ बीटा एक ऐसी ऑप्शन थी जिसके अंदर एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ किया गया था फ्रॉम 760। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बच्चे हमारे पास बीटा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे अमोनिया मशहूर ज़माना NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये दूसरे अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप मौजूद है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी OH ग्रुप मौजूद है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। लेकिन बच्चे हाइड्रोकार्बन दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और लेनन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करने की सलाहियत नहीं रखते। इसके राइट ऑप्शन डेल्टा बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर पूछा गया कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। बच्चे बॉइलिंग पॉइंट की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ अ टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 40 आ जाएगा। सिंपल डेफिनेशन थी। क्वेश्चन नंबर 81 कि व्हेन एवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन दे डू सो अलोंग द डेफिनेट प्लेन्स नोन एज द क्लीवेज प्लेन्स। डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 82, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। तो बच्चे प्लास्टिक, ग्लास और रबड़ ये अमॉर्फस सॉलिड हैं, जबकि ग्लूकोज एक मॉलिकुलर सॉलिड है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है। तो इसकी राइट ऑप्शन बच्चे 40 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83, इन ग्रेफाइट द कार्बन आइटम्स आर अरेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो बच्चे ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी मशहूर ज़माना, आप लोग FSC के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो पैरेलल टू द लेयर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। उसमें भी आप लोग पढ़ते हैं कि इनकी हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं। तो बच्चे इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। अब अगेन इन्होंने प्रॉपर्टीज से ही उठा के आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए हैं सॉलिड के, हालांकि मतलब बेतुका सा पेपर था। बात करते हैं इस चीज़ को लेकर भी। क्वेश्चन नंबर 84 देखें। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल की दोबारा से डेफिनेशन पूछ ली गई कि अगर स्ट्रेस अप्लाई करें सिस्टम दोबारा से इसको नलीफाई करने की कोशिश करता है। अब ये भी ली शैटलियर प्रिंसिपल है, ये भी एक किस्म की ली शैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, और ये भी ली शैटलियर प्रिंसिपल से ही पूछा गया है। तो एक ही टॉपिक से उठा के MCQs दे देना समय से बालादर है। पता नहीं पेपर बनाने नहीं आया या इतने ही नॉन सीरियस हो चुके हैं। ऊपर से मेरा इत्फाक हुआ GCUF में जाने का, बदतरीन मैनेजमेंट, लिटरली बदतरीन मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया बाय द हैबर्स प्रोसेस। बच्चे हैबर प्रोसेस होता है हमारे पास N2 + 3H2 और ये मिलके बनाते हैं 2NH3, और इसकी जो इंथाल्पी होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और बच्चे मैंने आप लोगों को बारहा ये चीज़ समझाई थी कि जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर कम करने से ही रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा और आपके पास अमोनिया बनेगी। तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं टेम्परेचर को ही देखूंगा कि कहाँ पे लो टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे ये जो 40 ऑप्शन है ना, हाई टेम्परेचर, इसको तो मैं निकाल दूंगा ना। अब उसके बाद प्रेशर की बात करते हैं। रिएक्टेंट के मोल्स हैं 4 और प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2। हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ कम नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं। तो प्रोडक्ट से नंबर ऑफ़ मोल्स कम है, इसका मतलब आप लोगों को प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा तब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। तो हाई प्रेशर, अब बीटा निकाल दें क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर गिवन था। अब बच्चे अमोनिया को आप लोग क्या करेंगे कि उसकी यील्ड बढ़ेगी। अब अमोनिया एक प्रोडक्ट है,
जितना आप लोग प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और अमोनिया की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, तो आपको रिमूवल ऑफ अमोनिया करना पड़ेगा। जहाँ पे कंटिन्यूअल एडिशन ऑफ अमोनिया लिखा है तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 86, ये मेरे ख्याल से इसके दो राइट ऑप्शन बनते हैं। खैर बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना था। कहते जी कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम एंड टेल एडिशन ऑफ विच केमिकल। आपने ऐड करना है और ऐड करके क्लाउडी सोल्यूशन को क्लियर सोल्यूशन बनाना है। अब बच्चे आपकी बुक के अंदर SHS लिखा हुआ है कि BiOCl की वजह से आपका जो सोल्यूशन होता है वो क्लाउडी होगा, और जब ये डिकम्पोज होकर रिवर्स में जाएगा तब जो आपका सोल्यूशन होता है वो क्लियर होता है। अब कहते हैं किसकी एडिशन करें तो रिएक्शन क्लियर हो जाए। तो बच्चे आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। जब प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इसमें BiOCl भी राइट ऑप्शन है, इसमें HCl भी राइट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी एक ही ऑप्शन चूज़ करनी है। तो बच्चे हम लोग BiOCl को चूज़ करेंगे, क्योंकि BiOCl की वजह से ही सोल्यूशन जो है वो क्लाउडी होता है। इसी की मिकदार को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोनों ही इसके राइट ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना हो तो मैं BiOCl को चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 87 देखें, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला होता है चेंज इन कंसनट्रेशन ओवर टेकन टाइम। अब एक ही वो फार्मूला है हमारे पास, अल्फ़ा। बीटा में टाइम टेकन को ऊपर रख दिया गया, चेंज इन कंसनट्रेशन को नीचे। चार्ली में टाइम टेकन फॉर द चेंज ऊपर रखा गया, चेंज इन कंसनट्रेशन नीचे। और यहाँ पे भी टाइम टेकन को मल्टीप्लाई कर दिया गया, हालांकि इनको डिवाइड करना था, तो इसका राइट ऑप्शन अल्फ़ा था। क्वेश्चन नंबर 88 के हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, आपने रेट इक्वेशन बतानी थी। बच्चे रिएक्टेंट्स A और B हैं और इनके नंबर ऑफ मोल स्मॉल a और स्मॉल b थे, तो आप लोग कैपिटल A की पावर A और कैपिटल B की पावर B, आपके पास राइट ऑप्शन बीटा है। क्वेश्चन नंबर 89 कहते हैं रेट रिएक्शन डज नॉट चेंज विद द कंसनट्रेशन देन इट इज़ नोन एज द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर चेंज ना हो रही हो तो वो ज़ीरो ऑर्डर है, बाकी सभी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड और थर्ड ऑर्डर अलग सिनेरियो बनते हैं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन ज़ीरो ऑर्डर था। क्वेश्चन नंबर 90 विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द करेक्ट आर्हेनियस इक्वेशन। बच्चे अगेन नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, तो आपको राइट इक्वेशन पता होनी चाहिए। FSC के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे K = AE⁻⁻E/RT पूछा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बीटा है। मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा कि कौन सा सिलेबस का पार्ट कौन सा नहीं। पेपर मतलब ठीक था, लेकिन आसान बहुत ज़्यादा था। कंपटीशन वाइज अगर देखें तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा टफ बनाना चाहिए था, ताकि मेरिट थोड़ा सा नीचे आता और बच्चों को भी टेस्ट सॉल्व करने में मज़ा आता। जिनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे हैं तो वो इसको कवर करते। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का MCQs के एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ। बच्चे एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनका हीट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 92 ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी इन बोन-हाइबर साइकिल एक्सेप्ट। बच्चे मैं बोन-हाइबर साइकिल आप लोगों के सामने बना ही देता हूँ। ये हमारे पास सोडियम सॉलिड होता था, हाफ Cl2 गैस होती थी और आप लोग NaCl सॉलिड बनाते थे। अब बच्चे इसमें आप लोग पहले सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करते थे, हाफ Cl2 गैस को पहले क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करते थे, फिर सोडियम गैस को Na पॉजिटिव गैस में कन्वर्ट करते थे और Cl गैस को Cl नेगेटिव गैस में और NaCl बनाते थे। यहाँ से आप लोग लेटेस्ट एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर लेते थे। अब यहाँ पर ऑप्शंस को 1 बाय 1 करके देखने कहते हैं एटोमाइजिंग द मेटल। क्या आप लोग मेटल को एटोमाइज़ करते हैं? तो बच्चे सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में बनाना ये एटोमाइजेशन ही होती है। बीटा में कहता है आयोनाइजिंग द मेटल, तो हम लोग सोडियम को आयोनाइज करके Na पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये भी ठीक है। डेल्टा में कह रहा है आयोनाइज द नॉन मेटल। अब क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसको भी आप लोग आयोनाइज करते हैं, Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं। डी आयोनाइज द मेटल, ये कोई फिनोमिना नहीं है। हम लोग लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट ही तब कर सकते हैं जब आप लोगों के पास जो सब्सटेंस होंगे वो गैशियस आयंस के फॉर्म में मौजूद होंगे। तो डी आयोनाइज से तो वो दोबारा अपनी न्यूट्रल फॉर्म के अंदर चला जाएगा, तो उससे तो आप लोग लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर 4 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, कहता है जी द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद एन अल्कली अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 94 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। बच्चे एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 की होगी -8, पोटाशियम की +1 है तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी, राइट ऑप्शन डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 95 के विच स्टेप इज इररेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बच्चे याद रखें
अल्फ़ा ही ऑप्शन इसका राइट है। देखिए आप लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन के अंदर स्प्लिट करते थे और फिर उसको बैलेंस करते थे, लेकिन हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर जो है वो इसको स्प्लिट आउट नहीं कर रहे होते थे। क्वेश्चन नंबर 96 देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर सुने हैं, मैंने 12 ये चीज़ बताई थी कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चे हम लोग इसमें अल्टरनेटिंग करंट सोर्स नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग इसमें डीसी सोर्स इस्तेमाल करते हैं। बाकी चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होगी, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होगी, और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, मतलब आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो इसका राइट ऑप्शन बच्चे हमारे पास यहाँ पर 40 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अगेन NaCl आयोनिक बॉन्ड, CaO आयोनिक बॉन्ड, H2O आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करता है। लेकिन बच्चे आप लोग ये NH3 10th क्लास में भी पढ़ते हैं या यहाँ पे भी पढ़ते हैं कि NH3 का जो अमोनिया होता है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, और जब ये लोन पेयर डोनेट करता है तो इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसका राइट ऑप्शन 40 आएगा। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अब बच्चे देखें, इसमें बहुत सारे बच्चों ने 40 लगा दिया होगा, लेकिन मैं तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा ही है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर पास्टुलेट्स लिखे हुए हैं। आप लोग सबसे पहले अपनी बुक को देखें कि क्या बुक की चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे नज़र आ रही हैं। नो डाउट ये नहीं लिखा हुआ कि हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनल ड्रग मॉलिक्यूल्स, आपकी बुक के अंदर नहीं है, बट ये इन्वॉल्व होता है उस चीज़ के अंदर। लेकिन आपकी बुक के अंदर ये तो लिखा है ना कि बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पर लिखा है कि ओनली लोन पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। की आएगी देख लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन डेल्टा ही है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। बच्चे मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, फॉस्फोरस 15 और सोडियम 11 सारे के सारे ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इनको अरेंज करूँ तो बच्चे हमारे पास सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर फॉस्फोरस है और फिर सल्फर है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो लेफ्ट राइट डिक्रीज़ करता है, तो सबसे ज़्यादा सोडियम का है, सबसे कम इसमें से सल्फर का होगा। राइट ऑप्शन बीटा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 100, द डिफरेंस ऑफ लिथियम फ्रॉम द अदर अल्कली मेटल इज़ मेनली ड्यू टू। बच्चे लिथियम तमाम मेटल से ऊपर है, अगर ये तमाम मेटल से ऊपर है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका साइज़ सबसे कम है। तो लार्ज रेडियस निकाल दें, ये भी निकाल दें। एक तो स्मॉल रेडियस होगा, 4 डेंसिटी। बच्चे 4 डेंसिटी बराबर होती है चार्ज ओवर साइज़ के। अब जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं उनका चार्ज तो +1 होगा, इसको निकाल दें। अब अगर इसका साइज़ कम है तो साइज़ कम होने का मतलब ये है कि इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, तो लो चार्ज डेंसिटी वाली ऑप्शन भी निकाल दें। इसका राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट बेसिक इन नेचर। बच्चे मेटल्स जो होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। जनरली ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स को जो है वो हम लोग मेटल्स कंसीडर करते हैं। तो बच्चे इसमें मैग्नीशियम ग्रुप 2A, पोटाशियम ग्रुप 1A, सोडियम ग्रुप 1A, ये तीनों की तीनों जो है वो बेसिक हैं, जबकि एलुमिनियम फॉर्म्स द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये भी आपकी बुक के अंदर ऐसे बात की बने। 102, मैंने अभी 2-3 दिन पहले इसी को लेकर एक वीडियो अपलोड की थी। मैंने कहा था लाजमी तौर पे क्वेश्चन आ जाता है, और बच्चे आया भी, जिन्होंने वो सुनी उनको तो फ़ायदा हुआ होगा। देखिए बच्चे, सल्फेट एक लार्ज एनाइन है। मैंने सिंपल सी बात बताई थी, एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। हमने बोला था सल्फेट आइन हो, फॉस्फेट आइन हो, इसी तरह से नाइट्रेट आइन हो। बच्चे लार्जर एनाइन है, और लार्जर एनाइन के अंदर जो सोलबिलिटी होती है वो डायरेक्टली रिलेट होती है हाइड्रेशन एनर्जी के, और हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है चार्ज डेंसिटी से, और चार्ज डेंसिटी रिलेट करती है चार्ज ओवर साइज से, या बेसिकली कह दें कि साइज़ के साथ। अब देखिए आपने ये बताना है कि सोलबिलिटी क्या होती है। अब अगर मैं टॉप टू बॉटम देखूं तो साइज़ क्या होता है बच्चे, साइज़ बढ़ जाता है। अब यहाँ से देखें, साइज़ बढ़ गया, साइज़ बढ़ने से चार्ज डेंसिटी कम हुई, चार्ज डेंसिटी से हाइड्रेशन एनर्जी कम हुई, और हाइड्रेशन एनर्जी से सोलबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे सोलबिलिटी डिक्रीज़ करती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय। बच्चे स्टील, ब्रेस, ब्रॉन्ज, ये सारे के सारे मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं, जबकि ग्रेफाइट एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, ये मिक्सचर ऑफ मेटल्स नहीं है। इसका राइट ऑप्शन जब हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। लिटरली मतलब हलवा वेपर है, इससे आसान मैंने अपनी होश के अंदर नहीं देखा। मैं 2016 से एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर हर तरह से वाबस्ता इन चीज़ों के साथ।
मुझे 8-9 साल हो गए इस चीज़ के अंदर, मैंने इतना आसान पेपर आज तक नहीं देखा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, प्रोटॉन नंबर 24। बच्चे आप लोग क्रोमियम और कॉपर को एक्सेप्शंस के अंदर पढ़ते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर एक्सेप्शन ये आती है कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके 3d5 के अंदर चला जाता था बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी रिलेटेड विद द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बच्चे मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती हैं, हार्ड मेटल्स भी होती हैं, लेकिन कहा गया कि आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलरलेस। बच्चे इनके कलर कंपाउंड्स होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ और सिर्फ कलरलेस तब होते हैं जब D0 हो या D10 हो, और ये बहुत ही कम होता है। 99% कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। जिंक के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, अदरवाइज बाकी तमाम के तमाम कलर्ड कंपाउंड बना रहे होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगा। आगे देखें, कहते हैं 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर शोइंग द विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो बच्चे 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफर कर रही है, तो ये हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज डिस्प्लेड बाय। बच्चे ये आपकी बुक के अंदर ऐसे चीज़ डेफिनेशन ही लिखी हुई, मतलब ये वर्डिंग नहीं है, वर्डिंग को छोड़ है, लेकिन बच्चे ये डेफिनेशन है बेसिकली ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की। की वर्ड आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चे? स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, और मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये जो चेन मेटामरिज्म और टेट्रामरिज्म ये तो स्केलेटल आइसोमरिज्म की एग्जांपल है ना, और उसमें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। बट अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो और जो कार्बन बॉन्ड है उसकी साइड्स के ऊपर पोजीशन ऑफ एटम्स इन द स्पेस डिफरेंट होगी, तो बच्चे इसके नतीजे में ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म राइज होती है। राइट ऑप्शन 4 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 108, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स नेमली। बच्चे होमोसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के अंदर जो है वो क्लासीफाई करते हैं। राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 109 के एग्जाम्पल बताएं सब्सटेंट ग्रुप की विच रिलीजेज द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन। मतलब आपने ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बताना था। बच्चे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन के अंदर डोनेट कर दे। अब बच्चे CN, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर सुने हुए हैं तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ बताई थी आप लोगों को कि डायरेक्टली अटैच एटम को देखें, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब बच्चे कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की ज़्यादा है, मतलब डायरेक्टली अटैच की कम है तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। NR3 नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑलरेडी है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ये भी राइट ऑप्शन नहीं था। NH2 को देखें, यही इसका राइट ऑप्शन है। बच्चे इसमें डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा है, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। राइट ऑप्शन विल बी 4। डेल्टा में कहता है NO2। बच्चे NO2 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये मेटा डायरेक्टिंग की कैटेगरी में फॉल करेगा। राइट ऑप्शन 4 ही बनेगी। क्वेश्चन नंबर 110 के नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करेक्टली। बच्चे नाइट्रेशन के अंदर NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यहाँ पर NO3 है तो ये गलत है। यहाँ पर NO2 अटैच है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यही इसका राइट ऑप्शन है। इनफैक्ट इसमें देखें NO2 को 2 पोजीशंस के ऊपर अटैच किया गया, हालांकि ये मोनो सब्सटीट्यूएंट बनाते हैं, तो एक ही ग्रुप जो है वो इसके ऊपर अटैच होगा, तो हमारे पास NO2 पोजीशन के ऊपर इसको अटैच होना चाहिए था। अगर आप लोग ज़्यादा ग्रुप्स लगाना चाहते हैं तो फिर आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा 50 to 55। ये कंडीशन है सिर्फ एक ही सब्सटेंट अटैच करने की। बच्चे डेल्टा ऑप्शन में क्या गलती थी, उसने ये ठीक लिखा लेकिन यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होना था, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा तो ये गलत थी। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कि फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर एसाइल ग्रुप को बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो बच्चे इसमें कैटालिस्ट AlCl3 इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 112 आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बच्चे असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले वो बताना है जिसकी रिएक्टिविटी कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन, ये करेक्ट सीक्वेंस है। फ्लोरीन की सबसे कम होती है, फिर क्लोरीन, फिर बोरोमीन और फिर आयोडीन, तो बच्चे इसका राइट ऑप्शन बीटा। अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग की समझ नहीं भी आई थी फिर भी करेक्ट सीक्वेंस के साथ सिर्फ यही ऑप्शन थी, इसके अलावा अगर तो ऐसा लिखा होता ना आयोडीन, बोरोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर तो आप लोग पजल होते, लेकिन बच्चे यहाँ पर ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन का आंसर बीटा ऑप्शन बनेगी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस काजेज द सब्स्टिट्यूशन। देखें अगर स्ट्रॉन्ग बेस है
स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ द टेंडेंसी टू अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। बच्चे प्रोटॉन को निकालेंगे, एलिमिनेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, गलत है। चार्ली देखें, सब्स्टिट्यूशन इज़ फेवर्ड मोर देन एलिमिनेशन बाय डिक्रीजिंग। बच्चे देखें सब्स्टिट्यूशन कब होती थी, जब आप लोग कहते थे एक्वस क्यूएच प्रोवाइड करें। एलिमिनेशन कब होती है, जब अल्कोहलिक क्यूएच। एक्वस मोर पोलर, अगर मोर पोलर है तो बच्चे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और अल्कोहलिक क्यूएच लेस पोलर, और अगर लेस पोलर है तो इसके नतीजे में एलिमिनेशन हो रही है। वो क्या कह रहा है, कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इज़ फेवर्ड बाय डिक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलैरिटी। बच्चे सॉल्वेंट पोलैरिटी को डिक्रीज करेंगे तो एलिमिनेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, ये भी गलत है। डेल्टा में कहता है डिक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द एलिमिनेशन। बच्चे आप लोग तो पढ़ते हैं, बीटा एलिमिनेशन की कंडीशन भी एक ही होती थी कि जितना ज़्यादा आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ज़्यादा, तो उसके नतीजे में एलिमिनेशन होती है, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होता है वो बॉन्ड्स की अरेंजमेंट को आसानी से ब्रेक कर सकता है। और अगर आप लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन को देखें तो ज़्यादा रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स है वो एलिमिनेशन के केस में होती थी। खैर ये फेडरल की बोर्ड के अंदर फैक्टर्स लिखे हैं, और जब भी एमडी कैट की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं तो ये बताया जाता है। बट इसका राइट ऑप्शन बीटा है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन इज सिमिलर टू सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर लिविंग ग्रुप पहले लीव कर चुका होगा तो वो SN1 और E1 होगा, और अगर लिविंग ग्रुप पहले से डिपार्ट नहीं किया होगा तो फिर वो SN2 या E2 वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा। लिविंग ग्रुप का रोल जो है वो दोनों के अंदर सेम है। राइट ऑप्शन बीटा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 114 के अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्विंग द CX बॉन्ड ब्रेकेज और CNU बॉन्ड फॉर्मेशन। बच्चे E1 और E2 तो निकाल दें, अब साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो रहा है, एक ही स्टेप में होगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। अगेन आसान तरीन पेपर, लिटरली आसान तरीन पेपर। बच्चे आगे देखते हैं, डिस्कशन ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 CnH2n इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ। बच्चे ईथर का जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 2O। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है अगर CH3COOH है तो CnH2nO2, इसमें ऑक्सीजन 2 होते हैं। कीटोन्स की बात करें तो बच्चे इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और राइट ऑप्शन चार्ली होगी। डेल्टा में कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो वैसे फिनॉल है तो C6H5OH फॉलो नहीं करता, इसका राइट ऑप्शन चार्ली था। क्वेश्चन नंबर 116 द ब्लू कलर ऑफ फेलिंग सोल्यूशन इज चेंज टू रेड व्हेन वार्म्ड विद एन एल्डिहाइड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे क्यूप्रस ऑक्साइड Cu1 की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 के रिएक्शन ऑफ HCN विद फॉर्मल्डिहाइड। बच्चे फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O H HCN ऐड करेंगे, C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। बच्चे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए तो ये एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन तो निकाल दें। अब कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक। तो बच्चे सायानाइड, अगर आप लोग मैकेनिज्म देखें तो सायानाइड जाके कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो दिस वन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपकी बुक के अंदर SHS लिखा है, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए रिएक्शन लिख दिया, अदरवाइज आपकी बुक के अंदर रिएक्शन दिए ही सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिए गए हैं। आगे कहता है विच द फॉलोइंग अल्कोहल कैन गिव द आइडोफॉर्म रिएक्शन। बच्चे आप लोग पढ़ते हैं अमंग प्राइमरी अल्कोहल्स सिर्फ और सिर्फ एथानॉल ये टेस्ट देती है, और राइट ऑप्शन डेल्टा ही है। अगर आप लोग मेथनॉल देखें ये प्राइमरी अल्कोहल, 1 ब्यूटानॉल देख लें तो ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है। उसके बाद अगर आप लोग 1 प्रोपानॉल देख लें तो 1 प्रोपानॉल भी जो है वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ही है। तो सारी की सारी प्राइमरी अल्कोहल्स, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एथानॉल ही ये टेस्ट देगी। क्वेश्चन नंबर 119 के कॉमन नेम ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड इज़। बच्चे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड ये स्ट्रक्चर है, और ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बीटा बनेगा। ये आप लोगों ने अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर में भी पढ़ा, ये आप लोगों ने एडिशन ऑफ HCN वाले टॉपिक में भी पढ़ा। अगेन HCN से ही उठा के 2 क्वेश्चन, मतलब क्या है। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फिनॉल। बच्चे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिहाज से पूछा गया है। आप लोग ये पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर फिनॉल, फिर वाटर और फिर अल्कोहल। अब बच्चे इसमें देखें अल्फ़ा में लिखा है फिनॉल एंड वाटर इक्वली एसिडिक, नहीं, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। बीटा में कहता है फिनॉल इज़ लेस एसिडिक दैन, बिल्कुल ठीक है। चार्ली में कहता है फिनॉल लेस एसिडिक दैन वाटर, वो तो ज़्यादा होता है। फिनॉल इज़ लेस एसिडिक दैन एथेनॉल, उससे भी ज़्यादा होता है, तो ये भी ऑप्शन निकाल दें। क्वेश्चन नंबर 121 के कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इनमें से कौन सी चीज़ बनती है। तो बच्चे ईस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड। बच्चे ग्लाइसिन, लाइसिन,
एसिडिक अमाइनो एसिड दो ही हैं, यहाँ पर एसिड एसिड लिखा है ना, एक ग्लूटामिक एसिड और एक अस्पार्टिक एसिड। अब बच्चे फोलिक एसिड बेसिकली विटामिन है, विटामिन बी है बेसिकली, तो इसका राइट ऑप्शन अल्फ़ा। अगेन ये एमसीक्यू जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन फिर भी आप लोगों को खैर मैंने एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करवा दी, ये कभी फिर बात होगी कि कैसा था कैसा नहीं था। आप लोगों ने लास्ट में कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स बताने कि कितने। होप सो 90% ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं या जो वीडियो देख रहे होंगे इंशाल्लाह उनके 50+ मार्क्स होंगे। बाकी ये टेस्ट ऐसा था कि 54 के 54 भी बने तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। लिटरली मैंने अभी ये पेपर उठाया, मैंने पेपर उठाने के बाद मैंने कहा कि देखता हूँ कि क्या बनती है इसकी। मैंने पेपर उठाया, मैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर मुझे सोचने नहीं पड़ा, मैं 10 मिनट मैक्सिमम लगे मुझे की बनाने के अंदर, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। इसके अलावा बच्चे जैम्बो वाले या बाकी प्रोविंसेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी तौर पे अपना पेपर शेयर करें, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग बात करें होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।